हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2023 पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर के पीवाईक्यूज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इस चैप्टर पे 26 पीवाईक्यूज आए हैं 24 सेशंस में, मतलब एवरेजली हर सेशन में एक पीवाईक्यू आया है 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अगर ये पीवाईक्यूज और ये कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल जाएंगे तुम लोगों को। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो चलो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस of 2 × 10⁻⁶ coulomb separated by a distance of 3 cm placed in an electric field of this, then the maximum torque acting on the dipole is। ठीक है, देखो मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × E, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब P के जगह मैं लिख सकता हूं Q × 2L × E। Q यानी चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁶। ट्वाइस एल जो होता है ये होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये वैल्यू डायरेक्ट ट्वाइस एल है, तो इट इज 3 × 10⁻⁻2 एंड E का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁵। 2 3 6 2 12, 10 का पावर कितना बचा? -7, ये हो गया, सॉरी -8 और +5 -3, तो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क इज 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। ओके, तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स दैट two positively charged identical spheres separated by distance d exert a force F on each other when they are kept in air. If both the spheres are immersed in a liquid of dielectric constant कितना? 5, the force experienced by each is, है ना। देखो स्पीयर है ऐसे दो, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? d, और पहले यहाँ पे एयर है, उनके बीच का फोर्स है F, है ना। हमको पता है फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये फॉर्मूला याद रखना है सबको। व्हाट इज फोर्स इन मीडियम? दैट इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन याद रखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे बोला है डिस्टेंस सेम ही है। ओके, डिस्टेंस ऑल द अदर पैरामीटर्स आर अनचेंज्ड। फोर्स इन एयर कितना है यहाँ पे? F, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5। तो फोर्स जो मीडियम में लगेगा वो रहेगा F/5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, इट स्टेट्स दैट two electric dipoles of dipole moment P and 27P are placed on a line with their centers 24 cm apart. Their dipole are in opposite direction, at which point the electric field will be 0 between the dipoles from the center of the dipole moment P. Okay, समझाता हूं। यहां पे एक डायपोल है, ये उसका सेंटर है। ओके, यहां दूसरा डायपोल है, ये उसका सेंटर है। ओके, सेंटर टू सेंटर तक के डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द डायपोल्स। ठीक है, अब ये जो डायपोल मोमेंट है, सॉरी डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट है P। ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट है 27P। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा है ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग, बहुत छोटा होता है। ओके, क्लियर। अब दोनों की डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसके डायपोल मोमेंट अगर ये डायरेक्शन में है, इसके डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है, तो इसके डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत जरूरी है ना। हमको बोला है कि इस लाइन पे कौन सा पॉइंट रहेगा? ये X, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेंगी? 0। लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस है X P से, टोटल डिस्टेंस कितना है? 24। तो 27P से ये दूरी कितनी हो गई?
24 माइनस एक्स। एक्स इज अ पॉइंट जहां पे डायपोल मोमेंट कितना, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अब हमको पता होना चाहिए एक डायपोल जिसके डायपोल मोमेंट कितनी है P, वो x दूरी पे एक्सियल पॉइंट पे, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कितनी बनाता है, K, कैपिटल K 2p बाय एक्स क्यूब। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो अब P वाला जो डायपोल है, एक ऐसा डायपोल जिसके डायपोल मोमेंट P, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेगी, लेट अस से वो कितनी रहेंगी, E1। तो E1 का वैल्यू कितना आएगा, K इंटू 2p, सॉरी एक्सियल पॉइंट है ना, हाँ, K इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब, और डायरेक्शन लेफ्ट रहेगी, ओके। अब ये 27p जो है, जिस ऐसा डायपोल जिसके डायपोल मोमेंट कितनी है 27p, उसका डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में रहेगा E2, उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, K इंटू 2 इंटू 27p अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका 24 माइनस एक्स होल क्यूब। अब x पे अगर डायपोल मोमेंट 0 रखना है ना, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 एट x, अगर ये दोनों वेक्टर्स E1 E2 के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे। मतलब E1 जो है ये E2 के बराबर होना चाहिए। E1 की वैल्यू क्या है, K 2p अपॉन एक्स क्यूब, K 2 इंटू 27p अपॉन 24 माइनस एक्स का क्यूब, K कैंसल, 2p कैंसल, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 अपॉन 24 माइनस एक्स होल क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट लिया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 24 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ये इधर चला गया तो 24 इज इक्वल टू माइनस 3x उधर गया प्लस, सॉरी माइनस एक्स उधर गया प्लस x, तो 4x की वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। सो P से उस पॉइंट की दूरी कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। हाँ, अगर 27P से पूछते थे तो आंसर क्या आता था फिर 24 माइनस 6 मतलब 18 सेंटीमीटर। ओके, सो इधर आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, सो ये था हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. If the magnitude of intensity of electric field at a distance r1 on axial line at a distance r2 on an equatorial line due to given short dipole are equal, then r1 by r2 is, है ना। axial point पे intensity कितनी होती है, कैपिटल के 2p by x क्यूब, है ना। डिस्टेंस कितना है r1, तो यहाँ पे आएगा r1 क्यूब, ठीक है। k की वैल्यू जो होती है सभी को पता है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाता है डायपोल, शॉर्ट डायपोल, k इंटू पी अपॉन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है r2, डिवाइड कर दो, नहीं दोनों ये इक्वल है, बोलते इक्वल है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, यानी E एक्सियल इज इक्वल टू E इक्वेटोरियल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, K इंटू 2p अपॉन r1 क्यूब इज इक्वल टू K इंटू p अपॉन r2 क्यूब, K p कैंसल, है ना। r1 इधर भेज देते तो 2/1 इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट से यहाँ पे क्या मिलेगा, r1 अपॉन r2 इज क्यूब रूट ऑफ 2 इज टू 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4।
Coming on to question number 5. The electric field intensity on the surface of a solid charged sphere of radius small r and volume charge density rho is, है ना. अब एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r. यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी, हमको फॉर्मूला पता है. इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर. इस पे जो चार्ज है, ठीक है, लेट अस से ये चार्ज कितना है स्मॉल q, ठीक है. लेकिन अपने को यहां पे दिया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. ये इधर चला गया तो q का वैल्यू कितना हो गया रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. ये उठा के यहां सब्सटीट्यूट करो तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q के जगह रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर. 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल करके सिर्फ r बना देगा. तो क्या बचा, ऊपर बचा रो r/3 और नीचे बचा ε0. 3 नीचे आ गया तो इंटेंसिटी कितना बन गया. सो आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन ए. तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ. ओके, अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम लोग. सिचुएशन समझा देता हूं मैं, ध्यान दो. एक ऐसा सेमी सर्कुलर आर्क है जिसके ऊपर चार्जेस दिए हैं, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है स्मॉल r, ठीक है. अब ये सारे चार्जेस मिलकर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे. हाँ, हमको एक पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में बनेंगे, इसके अपोजिट, इसके आर्क के सेंटर में अपोजिट, है ना. और वो कितना बनाते हैं, इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, दैट इज लैम्बडा अपॉन 2πε0 r, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अब इसके अंदर ना एक और चीज याद रखो, व्हाट इज लैम्बडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लैम्बडा इज, सपोज इसके ऊपर चार्ज q है तो लैम्बडा इज q अपॉन पाई r. तो अगर चार्ज दिया रहा तो अकॉर्डिंगली फिर लैम्बडा के जगह सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, लैम्बडा के जगह सब्स्टिट्यूट कर देना ये वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा. ओके, अगर तुमको यही आंसर चार्ज के फॉर्म में पूछा, क्यू के फॉर्म में, ये लैम्बडा के फॉर्म में है, क्यू के फॉर्म में पूछा तो ये सब्स्टिट्यूट करना. अब तुम बोलोगे व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है. क्लियर विद दिस. तो अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लेना. ये एक एज अ एक्स्ट्रा पॉइंट ट्रीट कर देना, ठीक है. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. देखो आप यहां पे 7 में, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, ये उसका रेडियस हो गया, ठीक है, कैपिटल R बोल दूंगा मैं इसको. हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये सिग्मा दिया हुआ है, इसका यूनिट देखो माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, यानी सिग्मा हो गया. ऑन इट सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर स्मॉल h फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी सरफेस से दूरी 0.2 मीटर है, ठीक है. सिचुएशन समझाता हूं. ऐसा चार्ज स्फीयर दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है 0.1 मीटर, और यहां से 0.2 मीटर ये दूरी पे P पॉइंट पे हमको निकालना है इंटेंसिटी, ठीक है. इसको अपन R बोलते हैं, इसको हम लोग H बोलेंगे, ठीक है. हमेशा याद रखो डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से मेजर किया जाता है. कहां से, सेंटर से. तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस लेंगे अपन r प्लस h होल स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस. कैपिटल R ले लेना है यहाँ पे, कैपिटल R ले लेते हैं अपन यहाँ पे, कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R है. 1/4πε0 की वैल्यू अभी लिख के दी थी,
विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना दिया है उसके ऊपर? नहीं, चार्ज नहीं दिया है। ओके, अभी एक काम करो, रुक जाओ, यहाँ पे सिग्मा दिया है ना अपने को, सिग्मा। तो सिग्मा के जगह अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सिग्मा यानी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो क्यू के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर लिखना चाहिए मैंने यहाँ पे, एक्चुअली स्मॉल आर का आदत है, कैपिटल आर, ठीक है, अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, है ना। सभी ऑप्शन में देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे दिया है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो बेटा ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1.8 माइक्रो कूलम है, इसलिए 10 टू द पावर -6। कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर यानी 0.1 का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एच 0.1 प्लस 0.2 यानी 0.3 का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू 1.8 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर -1 लिखा, 0.1 यानी क्या है, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2। 0.3 को देखो मैं क्या लिखता हूं, 3 इंटू 10 टू द पावर -1, इसका स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -2, ये सीधा कैंसिल हो गया, 9 0.2 जा, तो ई का वैल्यू आया 0.2 10 टू द पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर, ई का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। 0.2 वाला नहीं है ऑप्शन, 2 वाला है, तो इसको 2 के फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, तो ऑप्शन सी। इसमें एक और चीज याद रखो, ई का जो यूनिट होता है, ई के 2 यूनिट होते हैं, ई का एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर और दूसरा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ये दोनों यूनिट याद रखना, ओके। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो इसके लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। A charge 17.7 into 10 to the power -4 coulomb is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square. The electric field intensity at a distance 20 centimeter from it in air will be. Okay. ये लार्ज शीट के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसमें डिस्टेंस काम का नहीं होता है, डिस्टेंस सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना दिया है, 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4, एरिया कितना है 200, तो 200 को 2 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दूं, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा यानी कितना 8.85 10 टू द पावर -6 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12, कैंसल, 1/2 यानी कितना हो गया 0.5, 10 टू द पावर -12 ऊपर गया +12, तो ये हो गया 6, तो 5 के फॉर्म में लिखा तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए, ओके। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Coming on to question number 9. If EA and EQ represents electric field intensity due to short dipole at a point on its axial line and the equatorial line at the same distance r from the center of the dipole, then देखो EA का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल K 2p अपॉन r क्यूब। EQ का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल K p अपॉन r क्यूब। सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज EA is equal to 2 times EQ. So ये आंसर होना चाहिए, स्मॉल क्यू है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 10. P and Q are two concentric spheres enclosing charges 3Q and 5Q respectively.
द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पी एंड क्यू इज। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर या बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स जो पी के लिए होता है, पी के अंदर सिर्फ 3 कूलम का चार्ज है तो इट इज 3 क्यू चार्ज है तो इट इज पी के लिए फ्लक्स कितना हो गया 3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू के लिए फ्लक्स कितना रहेगा, क्यू के अंदर 3 क्यू भी है और 5 क्यू भी है तो टोटल कितना है 3 क्यू प्लस 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू के लिए फ्लक्स कितना हो गया 8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। रेशियो निकालना है तो 5p अपॉन 5q इज इक्वल टू 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 8q। तो आंसर हो गया 3/8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला एप्सिलॉन आर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यस करेक्ट, क्योंकि एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। व्हाट इज एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट, ये दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ ही है ना, तो वापस लिखने में टाइम वेस्ट करने में कोई फर्क मतलब नहीं है। हाँ, इनका यूनिट बता सकते क्या, यूनिट क्या आएगा, किसी को पता है इसका यूनिट क्या आएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट भी क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी भी है। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये उसका दूसरा नाम है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, याद रखना। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी करेक्ट है, ये फॉर्मूला गलत है, मतलब ये गलत रहेगा। अब तो अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 12. A metallic solid sphere is placed in uniform electric field. The lines of force follow the correct path shown in the figure as. यानी कौन सी लाइन करेक्ट है। देखो पहली बात तो ये दोनों गलत हो गई, 2 और 3 गलत हो गई। क्यों, क्योंकि वो उससे पास होते हुए बता रही है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती है, मेटालिक ऑब्जेक्ट से या फिर कंडक्टर से लाइंस पास नहीं होती है ना। कंडक्टर या मेटालिक ऑब्जेक्ट से लाइंस, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है। अब वो बहुत डिटेल वाला कंसेप्ट है, वो अभी नहीं जाएंगे, याद रख लो। ये गलत क्यों है, क्योंकि लाइंस ऐसी जाके ऐसी नहीं होती है कभी, हमेशा लाइंस एक तो ऐसी परपेंडिकुलर आएंगी, परपेंडिकुलर निकलेगी और परपेंडिकुलर जाएगी। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, मतलब 4th लाइन करेक्ट लाइन है हमारे लिए। ठीक है, ये लाइन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये लाइन ऐसे आके ऐसी हो रही है, वो कर्व होंगी। यहां पे भी ऐसे जाके फिर सीधी हो रही है, गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, वो कर्व रहेंगी। देखो यहां से ऐसी कर्व हुई है, यहां से ऐसी कर्व होंगी, है ना, ऐसे शार्प एजेस नहीं होंगे उसके। ठीक है, सो ये था आंसर, क्या था इसका, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 mm आर केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power minus 15 kg and charge 10 to the power minus 11 coulomb enters in it with velocity 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अब E नहीं दिया है तो E के जगह में लिख सकता हूं V/d, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब ये सभी वैल्यूज दिए हैं, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। चार्ज कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 11, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, मास कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 15, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 3, 10 जा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 10 to the power minus 10, नीचे क्या बचा
10 to the power -18. -18 ऊपर गया +18, तो एक्सेलरेशन जो आएगा 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए. ओके, समझा सबको? क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. ओके 14 नेक्स्ट. हाँ, 2 point charges +2 coulomb and 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a negative charge of 4 coulomb is given to each of these charges, now the force is, है ना. देखो, force is directly proportional to Q1 Q2 product of the charges, है ना. तो पहले केस में फोर्स क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह हटाया, तो पहले केस में फोर्स इज 12 न्यूटन. ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज, पहले केस में प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस कितना आएगा 2 × 6 यानी 12. दूसरे केस में फोर्स निकालना है. अब दूसरे केस में प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्या आएगा, है ना. जब 4 कुलम माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 कुलम यानी -4 कुलम दिया इसको, तो ये कितना हो गया -2, ये -2 हो गया, और इसको -4 दिया तो ये 2 हो गया, तो -2 + 2 यानी हो गया -4. -2 × +2 है ना, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया +2, -2 × +2 -4. तो F2 अपॉन F1 इज Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2. तो F2 अपॉन F1 कितना है 12, ये हो गया 12 अपॉन -4, है ना. क्लियर? 2 × 6 = 12 हो गया, अपॉन ये -4 दिया, ये कितना हो गया 2 - 2 4. पहली बार फोर्स 12 न्यूटन है. ठीक है, 3 हो गया, है ना. 3 हो जाएगा यहाँ पे चेंज है, हम लोगों ने वैल्यूज ऊपर नीचे लिख डाले, तो हो जाएगा -4/12 कैंसल. तो नया फोर्स हो गया -4 न्यूटन. माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है, प्लस अगर रिपल्शन इंडिकेट कर रहा है तो माइनस का इंडिकेट करेगा अट्रैक्शन. सो करेक्ट आंसर वुड बी 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी. ओके, तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. An electric dipole of length 2 cm has dipole moment 2 × 10⁻⁻7 कूलम मीटर, यानी ये हो गया ट्वाइस एल और ये हो गया P. हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. Q का फॉर्मूला क्या होता है, P/2 एल. P का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻7, ट्वाइस एल यहाँ पे 2 × 10⁻⁻2, तो Q का वैल्यू हो गया 10⁻⁻5 कूलम. सारे ऑप्शन किस में, माइक्रो कूलम में, तो माइक्रो कूलम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 कूलम यानी 10⁻6 माइक्रो कूलम, तो Q = 10⁻1 मतलब 10 माइक्रो कूलम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, सो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके, क्लियर विद दिस? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ. लेट द 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस आर केप्ट इन एयर मीडियम. नाउ द एयर मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस. फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर अपॉन K, यानी कम हो जाता है तो डिक्रीजेस K टाइम्स. ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे एक्चुअली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11 के बहुत सिंपल थे. ओके, चलो ये चार्जेस Q and 3Q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर. अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस. बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, +1 कूलम. ठीक है, एक +1 कूलम का चार्ज यहां रखा है. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज 0. ओके, द वैल्यू ऑफ x इन मीटर इज, नेट फोर्स 0 है. इसका मतलब जितना ये रिपल्शन लगा रहा है, जितना फोर्स ये लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन F1 ये डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन ये लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में.
मतलब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। F1 F2 पे F1 F2 की वैल्यू अगर सेम हो गई तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। F1 का वैल्यू क्या रहेगा, कैपिटल के, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मतलब Q इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है K इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 3Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, अगर ये x है तो ये कितना हुआ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस रहेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या कट हो रहा है, k q, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। टेकिंग रूट, हमको तो x की वैल्यू निकालना है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x, ये इधर चला गया तो 1 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू उन्होंने क्या बोला है 1.732x प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 2.732x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2.732। अगर इसको सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 0.36। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, it states that 3 charges each of 1 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. If the force between any two of these charges is F, then the net force on the either charge will be, है ना। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसके तीनों वर्टाइसेस पे 3 चार्जेस रखे हैं और तीनों चार्जेस सेम है, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। यह एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनका क्या बोलना है कि ये 1 माइक्रोकूलम इसको रिपेल कर रहे हैं, यानी इस पे F फोर्स लगा रहे हैं, ये 1 माइक्रोकूलम इसको रिपेल कर रहे हैं। अब क्योंकि 1 1 और दोनों में डिस्टेंस a है, 1 1 दोनों में डिस्टेंस a है, तो ये जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा और एंगल आज भी कितना रहेगा 60 डिग्री। तो बोले इस पे नेट फोर्स बताओ इस चार्ज पे। ठीक है, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 कितना √3/2, कैंसल, है ना। सॉरी cos 60 1/2, एक्सट्रीमली सॉरी cos 60 कितना 1/2, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी कितना बचा √3F स्क्वायर, तो आंसर कितना आया √3F। सो दिस इज द आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी, √3F ये रहेगा नेट फोर्स। ठीक, coming on to question number 19, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled then the outward flux would be, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो है ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, है ना। तो फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब अगर ये स्फीयर है इसके अंदर क्यू चार्ज है तो इसका फ्लक्स कितना रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर ये है इसके अंदर भी क्यू चार्ज है तो इसका फ्लक्स कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका भी फ्लक्स कितना रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है कितना चार्ज एनक्लोज किया है, तो इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20,
a cube of side B has a charge Q at each of its vertices. The electric field due to this charge distribution at the center of the cube will be, है ना, इस तरीके का एक क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, इसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, सेम चार्ज क्यूब. ठीक है, हमारा एम क्या है यहाँ पे, हमारा एम है ये सेंटर पे, है ना, सेंटर पे क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ओ पे. अब तुम अगर देखोगे तो ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेंगी, ये चार्ज की उसके डायगोनली अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेंगे. मतलब हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है उसके अपोजिट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, डायगोनली अपोजिट वाले की. सिमिलरली ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेंगी, ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेंगी, ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेंगी, ये चार्ज की ये डायरेक्शन में रहेंगी. तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, 6 के 6 इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेंगे एक दूसरे को. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी रहेंगी बेटा, 0. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Coming on to question number 21. If a conductor is given 10 to the power 10 electrons in every second, the time required for the conductor to get a total of 1 coulomb charge will be nearly, है ना. हर एक सेकेंड में उसको 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना. तो अपने को अब ये हो गया, एक कूलम चार्ज बनाना है उस पर अपने को. ओके, तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देखो एक सेकेंड में, है ना, इन 1 second 10 to the power 10 E चार्ज इज गिवन, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, है ना. तो देयरफॉर इन T seconds 10 to the power 10 E T चार्ज विल बी गिवन. तो ये जो 10 to the power 10 E T चार्ज है ना, T टाइम बाद चार्ज कितना हो जाना चाहिए, 1 कूलम. ये जो चार्ज हम लोग दे चुके हैं, कितना चार्ज दे चुके हैं, 10 to the power 10 इंटू E इंटू T. तुमको पता है ना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, दैट इज -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, माइनस मैग्नीट्यूड छोड़, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे. तो कितना टाइम हो जाएगा ये, 1/10 to the power 10 into E, 1/10 to the power 10, E का वैल्यू 1.6, 10 to the power -19, 1/1.6 is 0.625 into 10 का पावर 10 to the power 10, 10 to the power -19, -9 ऊपर गया 10 to the power +9. तो T का वैल्यू हो गया 6.25 into 10 to the power 8 सेकेंड्स लगेंगे. अब सेकेंड्स का कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, ईयर्स में है ऑप्शन. अब यहां पे तुमको पता होना चाहिए 1 ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10 to the power 7 सेकेंड्स, है ना, इतने सेकेंड्स होते हैं. 1 ईयर यानी 3.1 इंटू 10 to the power 7, एग्जैक्ट 3.115 होता है, लेकिन हम 3.1 लेंगे अप्रोक्सीमेटली. तो टाइम कितना हो जाएगा, सेकेंड से ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो जो सेकेंड्स दिए हुए हैं उसको किससे डिवाइड करो, 3.1 इंटू 10 to the power 7 से. नियरली 2 आएगा, नियरली 2 इंटू 10 ईयर्स विच इज 20 ईयर्स. सो 20 साल लगेंगे उसको 1 कूलम चार्ज देते देते. तब तक तुम इंजीनियर बन भी जाओगे, जॉब पे भी करो, जॉब पे भी लग जाओगे और उस पर बेचारे पे चार्ज भी नहीं आएगा 1 कूलम. ठीक है, तो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. A charge Q is placed at the diagonally opposite corner of a square. A charge minus Q is placed at the other diagonally corners as shown. If the net force on charge Q is 0, then capital Q by small q is, है ना. नेट फोर्स किस पे, कैपिटल Q पे, है ना. अब देखो यहाँ पे
अपन क्या करते हैं ना, इस पे लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। माइनस क्यू, इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, ये माइनस क्यू, इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1 ही लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है और डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन ये प्लस क्यू, इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा F2, ठीक है। तो जो कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है ना, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये F2 है, ये F1 है, ये F1 है। अब अगर दो फोर्सेस अगर सेम होते हैं तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो ऐसा रहता है, और वो रहेगा √2F1, और वो कितने एंगल पे रहेगा 45 डिग्री पे। ये वेक्टर्स का रूल है। F1, दो फोर्सेस अगर सेम है F1 मैग्नीट्यूड में, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो उनका रिजल्टेंट रहेगा √2F1। नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो है F नेट, वो वही लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे F1 और F2 दोनों F1 है, सब्स्टिट्यूट कर देना, ये F2 नहीं, ये F1 जो है, F1 की जगह F1, F2 की जगह भी F1। सॉल्व करने पे ये पता चलेगा। मतलब Q पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F2 इस डायरेक्शन में, एक √2F1 इस डायरेक्शन में, और नेट फोर्स अगर जीरो है, फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो, फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो ऑन प्लस Q, F2 और √2F1 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम रहे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों फोर्सेस, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। F2 का वैल्यू कितना रहेगा, कैपिटल के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा √2a, तो √2a का स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू F1, ये फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा K, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q इंटू स्मॉल q। माइनस क्यों नहीं लेना, क्योंकि फोर्स है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड जब बोलते हैं तो माइनस नहीं लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर a स्क्वायर, K कैंसल, a स्क्वायर कैंसल, एक Q कैंसल, तो यहां पे बचा Q अपॉन 2 इज √2 स्मॉल q, तो Q बाय स्मॉल q इट इज 2 इधर चला गया तो 2√2, तो ये रेशियो होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। 23, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर्स इज इन्फिनिटी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। 24, a sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 4 microcoulomb. E1 is the intensity at a distance 20 centimeter from the center of the sphere, and E2 is the electric field at a distance 4 centimeter from the sphere, from the center of the sphere respectively, है ना। तो इसका मतलब 2 पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, है ना, और इनसाइड द स्फीयर E2 कितना होता है 0। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये तुमको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो है इट इज आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है बेटा 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस लेना पड़ेगा सेंटर से, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है 20, इसको मैं लिखूंगा 0.2 का स्क्वायर। तो इसको अपन ने सॉल्व किया, E1 का वैल्यू कितना आएगा 9 4 36 × 10⁻³ अपॉन 0.2 का स्क्वायर होगा 4 × 10⁻⁻², 4 9 जा, तो E1 का वैल्यू कितना आएगा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
तो E1 माइनस E2 कितना रहेगा, क्योंकि E2 की वैल्यू 0 है, E1 की वैल्यू इतनी है, तो आंसर क्या आएगा 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। 25. When a charge of 3 coulomb is placed in uniform electric field, it experiences a force of 3000 Newton. Within this field, potential difference between the 2 points separated by distance 1 centimeter is. Potential difference का formula that is E into D, है ना, और E जो होता है वो होता है force upon charge, है ना। E का फॉर्मूला है F by Q। फोर्स कितना है 3000, चार्ज कितना है 3, और डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर यानी 1/100, 2 0 कैंसल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 10 वोल्ट्स। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन ए, है ना। चलो, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, question number 26. Spherical conductor A is placed concentrically inside a hollow spherical conductor B. Plus Q charge is given to B and A and B is earthed. The electrical intensity is not zero at. देखो, अर्थ करने की वजह से यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज दिया तुमने A को, तो यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू, है ना। तो इसका मतलब ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगी, नॉन जीरो रहेगी, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, क्योंकि एक साइड में पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज है, और डायरेक्शन उसका ऐसा रहेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां नहीं रहेंगी, बिटवीन ए एंड बी, ओके, ए और बी के बीच में। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और यहां पे हमारे डिस्कशन कंप्लीट होते हैं ऑफ चैप्टर 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग लाइव लेक्चर में लेंगे आज शाम में, ठीक है। टिल देन, बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, ओके।